रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग क्लास, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने। गुड। हाँ जी, लास्ट क्लास तक हम क्विक रेशो करा चुके थे, करंट रेशो करा चुके थे, डेट इक्विटी मेरे हिसाब से करा चुके थे, और हमने इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कि इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। याद आ रही है क्या बात आपको? यस। जो हमने रेशो की हमारी एक क्लास हुई है, दो ही है। फास्ट ट्रैक में भी एक ही हुई है, एक ही हुई ना बच्चों में? यस सर, एक ही है। यस सर। चलो डेट इक्विटी क्या होता है? बच्चा कह रहे डेट इक्विटी नहीं करे, फिर भी हमने कह रहे करा दी, कोई बात नहीं, दोबारा फटाफट बोल देते हैं। डेट इक्विटी क्या? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट में लॉन्ग टर्म डेट आएंगे और इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड आएंगे। इस इक्विटी के और भी नाम होते हैं, इसको हम शेयर होल्डर फंड के अलावा प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ओनर्स फंड भी बोल देते हैं। इक्विटी तो बोलते ही बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। डेट अपॉन इक्विटी। डेट में डिवेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर आपकी प्रोविजन, डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें डेट में आती है। ये हमने मेन वीडियोस में भी कराया हुआ है। स्क्रीन पे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? स्क्रीन शेयर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ जी, शो नहीं हो रही स्क्रीन। अभी हो रही है? यस सर। यस सर। डेट अपॉन इक्विटी। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। इसमें इक्विटी भी आती है, प्रेफरेंस भी आती है, दोनों आते हैं। इक्विटी वर्ड का मतलब नहीं खाली इक्विटी शेयर्स आएंगे, दोनों आएंगे, ध्यान रखा जाएगा इस बात को। कई बार बच्चे इक्विटी से कंफ्यूज होके खाली इक्विटी ले लेते हैं। तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व माइनस लॉसेस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विटी। फिर हमने क्वेश्चंस करे डेट अपॉन इक्विटी पर। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, लास्ट क्लास में बच्चे ने डाउट पूछा था, किसी और ने कोई डाउट पूछना हो तो डाउट पूछ लें अपने डेट अपॉन इक्विटी पर। सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से डेट कम होता है ना? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से डेट कम होता है, बिल्कुल कम होता है, और पैसा ज्यादा है। इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा हो तो डेट कम होगा, इक्विटी बढ़ेगी तो रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। रिडेम्पशन से भी डिक्रीज होगी, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स उससे भी कम होगी, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। कोई भी एक काम हो जाए उससे रेशो कम होती है। डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो भी रेशो कम होती है, न्यूमरेटर कम हो जाए तो भी रेशो कम होती है। कोई भी रेशो, अगर ये मैथ है, मैथ सिंपल मैथ है, ये एक डिवाइड का एक लाइन डिवाइड की होती है x अपॉन वाई। x के अंदर कुछ भी प्लस होगा रेशो बढ़ेगी, x के अंदर कुछ भी माइनस होगा रेशो कम होगी, y के अंदर कुछ भी प्लस होगा रेशो कम होगी। y नीचे बैठे क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है तो प्लस होके वो रेशो को कम करेगा। डिनोमिनेटर में कोई चीज माइनस होती है वो रेशो को बढ़ाएगी। और जब आप रिडम्पशन करते हो तो ऊपर माइनस हो रहा है
और नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर माइनस होने से भी रेशियो कम होती है और नीचे प्लस होने से भी रेशियो कम होती है, बहुत बहुत ज्यादा कम कर देगा ये रेशियो को, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी। ठीक है सर। हाँ जी, बराबर। ये जो ये है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो हम, ये तो करंट लायबिलिटी बन जाती है ना, क्योंकि जब जब हम करंट लायबिलिटी किसी किसी में दे रखी है, एक आधे एग्जांपल में हमारे इस साल वाली बुक में है ये वाला पॉइंट। आपकी वीडियो में था पर बुक में तो नहीं था ऐसा पॉइंट। डेट इक्विटी के अंदर आएगा तो आप उसको डेट इक्विटी के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अगर करंट रेशियो में पूछ ले तो उस केस में नोट लिखाइएगा कि इट इज अज्यूम्ड दैट डिबेंचर्स आर नाउ करंट लायबिलिटीज बिकॉज़ रिडम्पशन इज देयर। वहां पे आप पैसा दे के रिडम्पशन कर रहे हो। एमसीक्यू है सर। हाँ, नोट नहीं दे सकते, एमसीक्यू बच्चा कह रहा है, सॉरी। तो ऑप्शन आपको क्लियर कर देगी वो, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसके हिसाब से आप सोचिएगा। अगर करंट रेशियो के हिसाब से पूछा गया है तो आप करंट रेशियो के हिसाब से देके आइएगा, क्यों करंट लायबिलिटी है। लेकिन डेट इक्विटी में पूछा है तो डिवेंचर तो कम होंगे ही ना, तो वो अगर It तो will करंट reduce लायबिलिटी your तो debt. फिर debt तो पहले ही कम हो चुके होंगे ना, जब उसको 12 मंथ पहले आया होगा तो मतलब हमने इस डेट तो रेशो पहले के अंदर, इस रेशो के अंदर फिर आपको डेट ही मानना पड़ेगा उसको, अगर इस रेशो के रिस्पेक्ट में लिखा है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो हमने बातें पढ़ाई हुई हैं कि वो इतना सोच पाएगा, क्वेश्चन उनसे गलत बनते हैं, इतनी डेप्थ वाली बात वो सोच पाएगा नहीं सोच पाएगा, मुझे डाउट है। ये आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि टीएस ग्रेवाल में अगर आपको मिलता है ये तो मुझे प्लीज पॉइंट बताइएगा कि कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर वाला पॉइंट किसी बच्चे को मिले, क्या बताते हो, करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे वो उसमें। और इसका आंसर फिर भी मतलब इसके अंदर अगर आप कहते हो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी इंक्रीज डिक्रीज पूछा है तो आपने करंट लायबिलिटी मान लिया, आप कहते हो डेट पे तो सर फर्क पड़ेगा नहीं, इक्विटी तो बढ़ जाएगी तब भी आंसर तब डिक्रीज ही भी आना तो है, डिक्रीज ही होगा। इक्विटी बढ़ने से भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमें खाली इंक्रीज डिक्रीज देना हो तो हमारे पास आंसर है, रास्ते हैं निकालने के। लेकिन डेट इक्विटी में जब थ्योरेटिकल भी आ जाएगा ना, मुझे थ्योरेटिकल लेकिन है ही नहीं तो फिर बात क्या करें, थ्योरेटिकल भी आ जाएगा तो फिर आप नोट कोट कर सकते हो, लेकिन अब थ्योरी है नहीं, बच्चा कह रहा है तो ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इक्विटी में अगर आपने इसको करंट लायबिलिटी माना या ना माना, आपका डिनोमिनेटर तो प्लस हो ही रहा है ना। अगर डिवेंचर माना तो ये भी कम हो रहा है तो भी इससे भी डिक्रीज होती है, ये ना हो खाली ये हो तो भी इससे डिक्रीज होती है। ठीक है क्षितिज, ये सर ठीक है। वो सर मैंने टीएस सेटिस्फेक्शन ग्रेवाल देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि वो कि ये करंट लायबिलिटी है, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है तो वही, लेकिन वही तो कहूँ कहाँ ये चीज ऑथर जो एग्जामिनर बनाएगा नहीं बनाएगा, आप अपने स्कूल के पढ़ते हो, सब अपने अपने स्कूलों में पढ़ते हो, किसी के पास ऐसा चीज नहीं जो मैं बोलता हूँ होती नहीं है, वो चीज लगती है स्कूल में जाके, किताबों में वो चीज लगती है कि वो लिख पा रहे हैं इस लेवल की बात। तो ठीक है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव टाइप इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ठीक है। डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो 90% बुक में उसको डेट ही मान लेते हैं, जबकि वो डिबेंचर जब रिडीम हो रहे होते हैं तो बैलेंस शीट डेट पे वो करंट लायबिलिटी बन चुकी होती है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने डिबेंचर इशू करे आज और हमने 10 साल बाद रिडीम करनी है। क्या होता है कई बार हम 6 साल बाद ही कहते हैं कन्वर्जन की ऑप्शन ओपन हो गई है, रिडम्पशन डेट आफ्टर 10 ईयर्स है, रिडम्पशन यहाँ पे होगी अगर कैश में पैसे चाहिए। अगर कन्वर्जन कराना है तो यहाँ के बाद करा सकते हो आप 6 साल के बाद। तो मान लो बैलेंस शीट डेट यहाँ बन रही है, उसके बाद अभी 3 साल है तो डिवेंचर आज भी डिवेंचर ही है। लेकिन जब कैश में कन्वर्जन होता है यानी हम करंट लायबिलिटी और करंट एसेट वाली रेशियो कर रहे हैं और वो कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन कैश, कैश में रिडम्पशन हो रही है तो वो पक्का ही करंट लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है और ऊपर से पैसा जा रहा है, करंट एसेट भी रिड्यूस हो रहा है।
यस सर, वो कैश गिवन है तो उससे तो क्लियर ही है। हाँ, लेकिन जब कन्वर्जन होती है तो उसमें टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। ये क्लॉजेज अब इस ये बातें आज तक आपने सुनी नहीं कि अगर कन्वर्जन की डेट्स पे भी फर्क पड़ता है तो इन दैट सिचुएशन दैट कैन बी ए करंट लायबिलिटी और दैट मे बी ए डेट एज वेल। लेकिन अब आ जाते हैं क्वेश्चन, सर हम क्या करेंगे? तो वो तो तुम्हारे को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। डेट इक्विटी में कन्वर्जन का क्वेश्चन आ रहा है तो डेट आपका कम हो रहा है, इक्विटी आपकी बढ़ रही है, तो खाली अगर ये भी बढ़ रही है इसको आप करंट लायबिलिटी मान लो तो भी आपका आंसर डिक्रीज ही आना है। 100% क्लियर, 500% क्लियर, 1000% क्लियर? जल्दी बताएं। सर 1000% क्लियर। 1000%। हर तरीके से क्लियर है, कहीं से ही फंसोगे नहीं अब। नहीं नो सर, सर। बुक में ना एक पॉइंट गिवन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वो एनसीएल है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो क्या वो होती है? एनसीएल है। वो एनसीएल गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी। वो होती है डेट नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल क्लास में लिखवाया मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ, तो जिस मतलब दिन उससे क्या समझ सकते हैं कि जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है या प्रीमियम भी है तो काइंड ऑफ डेट ही होगा। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम बुक इशू के टाइम पे ही कर लेते हैं, वो हमने देना 10 साल बाद होता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी की भी जो लास्ट है अदर एनसी उसके अंदर आता है। अदर एनसी के मैंने 2 एग्जांपल लिखवाए हैं बैलेंस शीट चैप्टर में। यस सर। वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस। ठीक है सर, ओके, वो कंफ्यूज कोई बात हो, ठीक है। जो हमारी सेकंड वाली है, कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर अगला है सीएल के अंदर क्या नाम है उसका जो टैक्स से रिलेटेड है, डेफर्ड टैक्स Deferred डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंदर के जो एग्जाम्पल है वो प्रीमियम ऑन, अगर इसका एग्जाम्पल आ गया कोई तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, दैट विल कम अंडर दिस। ठीक है सर। एनसीएल होती है वो एक अलग चीज है, डेट का पेमेंट अलग चीज है। ये ओके हम सर। प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाते हैं, अभी हमने वो चैप्टर नहीं करे इशू वाले, जब करेंगे सेकंड टर्म में देखेंगे। तो ये लायबिलिटी को हम पहले ही बुक कर लेते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल लगा के। ये हमारा आज का लॉस होता है जो 10 साल बाद होना है, हम उसे एडवांस में बुक कर लेते हैं। डेट इक्विटी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। डेट इक्विटी कुछ और डाउट्स इससे रिलेटेड? सर इसके एक एग्जांपल करा दो इंक्रीज और डिक्रीज वाले। होमवर्क नहीं किया मतलब? नहीं सर, वैसे होमवर्क तो किया, वैसे आप करा दो किस। एज इन सर बिल्कुल ही जैसे मतलब एकदम ही अलग सा आ जाए वो वाला। एक तो 29 ही सामने दिख रहा है, सर ये वाला रेशियो। ये तो हो गया सर। इटली है सर। देखो अगर ये सारे समझ के लॉजिकली समझ के करें ना, कोई भी आज आप कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। Debt equity ratio 2:1. Issue of equity share, purchase of plant.
सर जो इसमें थर्ड पॉइंट है कि रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, अब सर मतलब यहाँ पे सी पार्ट दिया हुआ डिक्रीज, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने अब इसको लॉन्ग टर्म डेट माना है। ये देखो समझ ही नहीं आया, मैंने वो जो 100%, 200%, 500%, 1000, बच्चों ने कहा 1000, जो मर्जी मानो, तेरे को क्या लेने देना, इंक्रीज डिक्रीज बताना तेरे को। प्रेफरेंस शेयर्स तो बढ़ ही रहे हैं ना, इक्विटी तो बढ़ ही रही है ना। इक्विटी तो बढ़ी रही है, तू क्या करेगा, क्या लिया है? अरे इस पॉइंट में थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, क्या 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 क्या? जो सी पार्ट है इसमें थोड़ा ना कुछ बढ़ रहा है। क्यों? प्रेफरेंस शेयर इशू होगा, इक्विटी नहीं बढ़ेगी? शाबाश। पर कहाँ पे इशू है प्रेफरेंस शेयर, इसमें थोड़ा ना है, सी पार्ट में कौन सा पूछ रहा है यार? 29 का सी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखा खाली उसमें, डेट इक्विटी रेशियो। मैंने भी सब कुछ बता दिया था कि अगर डेट इक्विटी रेशियो के रिस्पेक्ट में अगर पूछ रहे हो तो ऑथर्स को नहीं मानते वो इसको करंट लायबिलिटी। यही पॉइंट समझा रहा था मैं तेरे को थोड़ी देर पहले। समझ रहा है? इतनी देर से मैंने इतना लंबा लेक्चर इसीलिए दिया कि ये जो किताबें लिखते हैं ना, उनकी हमें मतलब क्या क्या हमें पढ़ाने में देखना पड़ता है। ये यही पॉइंट अगर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इसको करंट लायबिलिटी मान लेंगे। हमें उनका ये भी जज करना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन डेट इक्विटी से रिलेटेड है और आपसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछ रहा है। आप इस वक्त इसको करंट लायबिलिटी मान के कर दोगे, आप कहोगे तो करंट लायबिलिटी कम हुई, कैश कम हुआ, ना तो डेट पे फर्क पड़ा ना इक्विटी पे फर्क पड़ा, आप कहोगे नो चेंज। आप आंसर गलत दिया होगा। यही मैं कह रहा हूँ, ऐसा किताबों में भी आप ढूंढो, ये किताबों से ही उठाया गया है, ये टी एस ग्रेवाल से ही उठाया गया है, लेकिन क्या आज एग्जिस्ट करता है वहां पे? आपको ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने हैं। ये पॉइंट को नोट करके रखो कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछा गया हो डेट इक्विटी में और कुछ ना बोला गया हो कि बदले में शेयर इशू हुए नहीं हुए, तो क्या माने? करंट लायबिलिटी मानोगे तो इसके अंदर क्या होगा? कैश भी कम होगा, करंट लायबिलिटी भी कम होगी। आंसर क्या बोलोगे? नो चेंज, क्योंकि ना वो डेट है ना इक्विटी है। इतनी देर से यही समझा रहा था कि जब डेट इक्विटी रेशियो दे रखी होती है और डिबेंचर दे देता है तो उसे डिबेंचर को डेट ही मान के करते हैं। फिर अब तू क्या करेगा? तेरे को सीखने से ज्यादा मजे लेने की आदत है एक्चुअली। फिर तो कहेगा सर करंट लायबिलिटी में तो उसे करंट लायबिलिटी मानते थे। हाँ, वो करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि वो पूछा क्या गया? करंट लायबिलिटी पूछा गया। समझ रहा है? कोई तरह से वैसे अपना नाम सर पूछेगा तो बुक क्षितिज में बोल देगा। पेज नंबर 4.28 पे यही दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स डिक्रीज होएगा। दोबारा बोलो। सर बुक में 4.28 पेज पे यही दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसका डिक्रीज ही दे रखा है। वो तो बेटा तेरे को समझ नहीं है, वो तो डिक्रीज ही होगा ना, उससे तो पता ही नहीं लग पाएगा इन्होंने क्या किया। अच्छा, आप कह रहे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हुआ और कन्वर्जन हुआ? कन्वर्जन वर्ड ना दियो, खाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेट इक्विटी के अंदर, बस यही वर्ड जो 29 के सी में। क्योंकि अगेंस्ट इक्विटी हो तो फिर ये नहीं पता लगेगा ना उन्होंने डिबेंचर को क्या माना। तेरे को बात नहीं समझ आ रही, बात बड़ी बहुत बहुत अलग। सारे बच्चे समझो बात क्या कर रहे हो। यहाँ बात करें डिबेंचर को 29 के सी में डिक्रीज कैसे हो गया, यानी इन्होंने डिबेंचर को डेट माना है, तभी आंसर डिक्रीज है। जो 30th का सी है उसमें हमें पता ही नहीं लगेगा डिबेंचर को क्या माना। यस सर, ठीक है। क्योंकि उसमें इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से आंसर डिक्रीज आ गया, उसको करंट लायबिलिटी माना या डेट माना हमें पता ही नहीं लग रहा। अब वापस आते हैं 29 पे। अब क्वेश्चन एक नया उठता है सर कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अगर डिबेंचर को डेट मान लिया और यही पॉइंट जब करंट लायबिलिटी में आएगा तो उस वक्त हम डिबेंचर को करंट लायबिलिटी फिर क्यों मानते हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? यस सर। सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। मैंने थोड़ी देर पहले से इतनी एक्सप्लेनेशन देके पूछा 100 200 500 हजार, आपने कहा 1000 और आप फिर फंसे हुए। तो इसका आंसर कैसे करना है? अब ये उठता है सर अब हमें बताओ इसको डिबेंचर को करंट लायबिलिटी माने या इसको डेट माने। आपको क्वेश्चन की भावनाएं पढ़नी होती है। जब आपसे नाम पूछा जाता है, आपका नाम क्या, दोस्त पूछ रहा है यार हेलो स्नेहा, क्षितिज से पूछे क्षितिज। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे नाम पूछा गया है, आप अपना पूरा नाम बताते हैं, माय नेम इज सो एंड सो, और बड़े फॉर्मली बताते हैं।
तो क्वेश्चन की भावनाएं भी पढ़नी। क्वेश्चन कौन सा बना पड़ा, डेट इक्विटी का बना पड़ा, उसमें आप डिवेंचर को डेट मानो ना, समझ रहे हो? ये किताबें, ऑल दो ये गलत है, अगर आपको सर ये तो गलत है, फिर अगर डिवेंचर करंट लायबिलिटी है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी ही मानो उसको। दैट इज टेक्निकली, ऑल दो आई एक्सेप्ट दिस, बट फिर किताबों के आंसर तुम्हारे बोर्ड के आंसर से मैच नहीं करेंगे। फिर तुम कहोगे सर हमारे 39 आगे, 40 और 40 नहीं आए। ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे को तो क्लियर है कि वो करंट लायबिलिटी है। अब मैं करंट लायबिलिटी के हिसाब से इसका आंसर करा दूं, तो मैं इस आंसर में 29 के सी में क्या बोलूंगा? जल्दी बोलो। अगर मैं डिवेंचर को इसमें करंट लायबिलिटी मान लूं, तो आंसर तो क्या आएगा? No change. Change. नो चेंज। अब जो बोर्ड एग्जाम वाले बनाएगा वो इसको आंसर क्या देगा? Decrease. गलत किसका होगा, नुकसान किसका होगा अगर मैं ये बात ना पढ़ूं? चाहे मैं इस वक्त आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बात पढ़ा रहा हूं, मेरी मजबूरी है वो कि मैं सेम बात को कह रहा हूं कि डिबेंचर को करंट लायबिलिटी मानना है जब आप करंट रेशियो कर रहे हो। जब आप डेट इक्विटी में ऐसा पॉइंट आ जाए, वैसे तो कायदे से अगर ढंग का एग्जामिनर हो तो वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछेगा तो 30 का सी पूछ लेगा, कहेगा इश्यू ऑफ शेयर बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन अगर वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन कैश दे तो, या खाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे, तो उसको डेट मान के सारी किताबें आंसर दे देती है। तो मैं आज आपको ये होमवर्क देता हूँ, आपने जितनी ऑब्जेक्टिव टाइप किताबें आपने ले रखी हैं सब में ढूंढे डेट इक्विटी रेशियो वाले में खाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया हो, उसका आंसर क्या देता है? नो चेंज देता है, डिक्रीज देता है? आप देखना क्या मिलेगा आपको, आपको हमेशा डिक्रीज मिलेगा। तो मुझे हर बारीकी से निकालना है आपको। समझ आ रही है बातें? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ जी क्षितिज। क्लियर हो गया, क्लियर। बताओ, सबको क्लियर करो फिर, क्या क्लियर हुआ? सर 44 ये नो चेंज ही गिवन है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में, बुक में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी, हाँ कुछ बताओ नहीं ना, लिखा आगे। कौन सा क्वेश्चन? सर ये पेज नंबर किसी पे है, 44th क्वेश्चन है बुक का। नहीं, कौन सी बुक का? एनालिसिस हमारी जो है। इस साल वाली बच्चे निकालना सारे, मेरे पास बुक नहीं है अभी। मेरे को उसने फोटो भेजना। सर पेज नंबर क्या है? सर मैं एक्चुअली पीडीएफ से कर रही हूँ, पीडीएफ एक आई हुई है मेरे पास। स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट। नहीं, किसकी है वो बुक फिर? सर बुक पता नहीं है किसकी है, नहीं, वो बट गलत है ना, वो तो फिर हमारे को ही पता, वो तो मैं बना के भेज दूं फिर नोट चाहिए लिख के। नहीं समझ आ रही है। सर है एनालिसिस टीएस ग्रेवाल वाली, पर ये नहीं पता ईयर यही है या कौन सा है। टीएस ग्रे वाली ये कंफर्म है? हाँ हाँ टीएस ग्रेवाल है। हाँ फिर भेजो भेजो भेजो। एक बार पेज नंबर बताओ। 4.103। पे 40 क्वेश्चन नहीं है। फिर सर ये ईयर दूसरा होगा शायद, बट कोई नहीं, फोटो तो भेजो मेरे को, स्क्रीनशॉट। उसमें तो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है नई बुक में। हाँ तो वही है, स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट। भेज रही हूँ, खींच के आना। सर ये नई वाली बुक में भी गिवन है नो चेंज। भेज दो, तभी तो कह रहा हूँ फोटो भेज दो। बेटा ये क्या भेजे, क्वेश्चन ही नहीं आया। सर ऊपर क्वेश्चन है, नीचे उसका आंसर है। क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे पास तो। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सर ग्रुप पे भेज दो। सर न्यू बुक में भी मिल गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 4.106। भेजा किसी ने? यस सर मैंने भेजा भी आपको। तो इस पे स्टार मार्क कर लो फिर। सर यस मिल गया सर न्यू बुक में।
इस पे स्टार मार्क कर लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब बताओ क्या क्लियर है, फाइनल क्या हुआ फिर? सर अब तो नो चेंज ही लिखना है डेब्ट टू इक्विटी में, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है। और अगेंस्ट शेयर्स हुआ तो डिक्रीज रिडम्पशन ऑफ उसमें डिबेंचर डिक्रीज हो अगेंस्ट जाएगा, उसमें डिक्रीज उसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है? अब इक्विटी बढ़ रही है। क्योंकि Equity चेंज बढ़ रही है। बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। क्लियर है? सबको क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? बोलो बच्चों। नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं। चलो जी, अब कोई डाउट नहीं। आगे टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो में टोटल एसेट्स ऊपर आएगा, डेट नीचे आएगा। डेट का मतलब फिर दोबारा सेम जो पहले था, लॉन्ग टर्म डेट। और टोटल एसेट्स, लॉस नहीं आएगा टोटल एसेट्स में, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर एसेट साइड पे दे रखी हैं, जैसे हमने डाउट क्लास में किया था, अनअमोटाइज इशू एक्सपेंसेस दे रखे थे, अनअमोटाइज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दे रखा था, वो लॉसेस होते हैं, वो नहीं लेने। बाकी सारे टोटल एसेट में आएंगे, एनसीवी और सीवी अपॉन डेट। अब अगर यही रेशियो दे दे, इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, तो क्या करोगे? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। सर नो ओरिजिनल चेंज रेशियो होगा ना? 1:1 नो है। नो ओरिजिनल रेशियो 1:1 है। सर ये इंक्रीज हो जाएगी रेशियो, क्योंकि वो हम टोटल एसेट्स है तो कैश तो कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर आंसर डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले? अभी जस्ट क्या बोला था इससे पहले? सर ये कैश कम हो जाएगा ना। अरे यार, क्या इंक्रीज बोला था उससे पहले? डिक्रीज से पहले क्या बोला था? नहीं, मैंने डिक्रीज ही कहा था। और जिन्होंने नो चेंज बोला है, मेरे ख्याल उसकी वाई थी, कैम्ब्रिज वाले बच्चे की वाई थी, क्या नाम है? सर स्नेहा। नहीं सर नहीं मैंने भी नो चेंज बोल दिया था। नहीं नहीं, लड़के की, जो कैम्ब्रिज वाला लड़का है, ध्रुव। ध्रुव की वाई थी नो चेंज की। हाँ सर, मैंने बोला था नो चेंज। हाँ। हाँ जी। तो अब नो चेंज कब होगा? जब इसको डिबेंचर मानोगे आप, डेट मानोगे। लेकिन अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि डिबेंचर को क्या मानना है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर को क्या मानना है? करंट करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी। तो फिर इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, खाली पैसा जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। क्लियर है? यस सर। तो ठीक अब है सर। आपने जो क्वेश्चन दिखाया उससे आपको बात क्लियर ये होनी चाहिए, एक लाइन, कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब भी पॉइंट होगा तो डिबेंचर करंट लायबिलिटी ट्रीट करनी है। यानी इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आ गया तो ये डेट नहीं मानोगे फिर आप। बोलो, क्लियर है बात? यस। यस सर। और भी एक आधा क्वेश्चन देख लेना, कहीं किसी और में फिर दोबारा इन्होंने वो कर दिया हो कि डिक्रीज लिख दिया हो। एक आधी बुक और भी चेक कर लेना। और सारे बच्चे अपने स्कूल में भी पूछना इस क्वेश्चन को कि सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, करंट रेशियो बताओ, डेट इक्विटी बताओ, क्या होगा दोनों में। खाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ठीक है? तुमने कुछ नहीं बोलना आगे, सबने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है ठीक है सर। ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। हमारा पर्पस नॉलेज बढ़ाना है, हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है और सुनना है क्या कहता है सामने वाला। चलो जी, क्योंकि जो अगर सीबीएसई के अंदर जा रहा है चेक करने, तो सीबीएसई, अभी हमने एक और चीज से भी कंफर्म करनी चाहिए कि अगर किसी के पास एनसीईआरटी पड़ी है और नई एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट है तो वो भी मैटर करेगा। गिरवाल सर से पूछे? यस सर। गिरवाल सर क्या कहते हैं इसमें? उनकी बुक में जो लिखा है वो तो वही आंसर देंगे वैसे।
उठाएंगे भी। थी मैंने सुन ली। यस सर। तो तुम्हारे लिए एक सेमिनार रखा है वेडनेसडे, ये भी सुन लिया है? हाँ जी सर। यस सर, थैंक यू। तो अपने डाउट इकट्ठे कर लेना, जो भी तुम्हारे डाउट हो गरेवाल सर ले लेंगे। और बताओ सर अब उसको क्या मानेंगे, वो करंट लायबिलिटी? हाँ, तो यही डिसीजन जो हमने किया था क्लास से पहले, वही कह रहे हैं अभी। हर रेशो में करंट ही मानना है। एनसीईआरटी वाले से एक और बारी कर लेंगे फोन। मेरा एक दोस्त है जो सीबीएसई में बैठा हुआ है, पेपर बनाता है वो, उससे ही पूछ लेंगे। सर पेपर बनाता है वो? अब ये मत बोली पेपर दे देना। मंगवा लो एक कॉपी फिर। वो अपने बच्चे को ना दे, मेरे को तो दूर की बात है, अगर उसका बेटा हो ना तो वो उसको भी ना दे, समझ रहे? सही है सर। वो अपने बेटे को ना दे, मेरे को तो दूर की बात है वो तो बात करना ही बेइज्जती वाली बात होती है यार। सर मैं तो मजाक कर रहा था सर। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वैसे अगर मजाक में तेरे को मिल जाए तो तू मना नहीं करेगा, ये भी मुझे पता है। सर वो तो कोई भी नहीं करेगा। कौन करेगा आप बताओ, पूरी क्लास में से कोई करेगा तो? चलो सर एक तरह का सैंपल पेपर हो जाएगा हमारा। अरे जो तुम पेपर करो सारे क्वेश्चन इसी में से उठ के आएंगे, टेंशन ना लो। जितने तुमने क्वेश्चन कर लिए ना, बस उसके कंसेप्ट क्लियर रखो, इन्हीं में से आ जाएंगे सारे। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला टॉपिक है हमारा टोटल एसेट टू डेट। क्या था? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो टोटल एसेट में बस क्या ध्यान रखना है आपने कि लॉस नहीं लेने, और डेट में आपको क्लियर है सारे डेट्स लेने। इसके अंदर रिडम्पशन वाला पॉइंट आ गया, तो रिडम्पशन वाला पॉइंट अगर आ गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और इंक्रीज डिक्रीज पूछ लिया, तो जहां मर्जी आ जाए डिबेंचर आप करंट लायबिलिटी मानोगे। क्लियर है? यस सर। और बताओ, और भी ऐसा कोई पॉइंट हो जो तुम्हारे डाउट वाले, वो नोट डाउन कर लो कि ये वाला पॉइंट पूछना है, या हमने पहले कभी तुम्हारे से स्कूल टीचर के लिए बोला हो ये पूछना, वो कहीं तुमने नोट डाउन कर रखे हैं तो वो गरेवाल सर से क्लियर करा लेना। ठीक है, अपने डाउट ओके निकाल के सर। रखना। फिर वेडनेसडे को गरेवाल सर मिल रहे हैं तुम्हारे से, टाइम शाम का रखूं 8 बजे? इज ओके? यस जूम सर। मीटिंग यस सर। ठीक है। या अपने टाइम पे ही रखे 9 बजे? मैं गरेवाल सर से ही पूछ लूंगा, अगर 8 बजे ओके होगा, क्योंकि 9 साढ़े 9 जगह उनको ज्यादा लेट ना हो जाए, कहीं वो ये कहें कि ज्यादा लेट है, तो एक बारी मैं पूछ लूंगा। ठीक है, अपने डाउट निकाल के रखना आप लोग। क्लियर? ओके सर। और बताओ कोई नवीनता जी? आगे सर बढ़ते एक हैं। बात पूछनी थी। प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या कह रहे हो? सर एक छोटी सी बात पूछनी थी, जैसे पढ़ाई से हम। रिलेटेड है? यस सर, क्लास से रिलेटेड है नहीं, मतलब। बाद में बात करेंगे, ओके। क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ना। हाँ जी बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। टोटल असेट्स में मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। अगर टोटल एसेट 10 लाख के हैं, ये देखो इधर, ये केवल साइड में, अगर टोटल एसेट 10 लाख के हैं, 7 लाख मालिक का लगा हुआ, तो यानी 70% पैसा मालिक का लगा। इसे आप 0.7 भी बोल सकते हो और परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, ऑप्शनल है ये बात। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। बोलो एक बार, रेशियो क्या होगी? प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। 100। क्या बताती है रेशियो? कि आउट ऑफ द टोटल एसेट हाउ मच इज ओनर्स फंड? नर्स। how much of the funds invested by the owner. Clear? If it is 70% means 70% proprietor ratio 70%. means 70% Option A, ओनर्स फंड। फंड्स ओनर्स का लगा हुआ चलो 70% proprietary ratio means option A 70% is debt, option B 70% is total assets, option C total assets are 70% of shareholder fund.
ऑप्शन डी, शेयर होल्डर फंड इज 70% ऑफ टोटल D part. The D part. D. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या? देखा है कभी आज तक? नहीं देखा, कोई बात नहीं, जैसा भी बन सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे। बढ़ जाए आगे। मतलब Yes, प्रैक्टिकल में yes, थ्योरी sir. बना दिया, Yes, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरी का रूप दे दिया कि आप बताओ इसका मतलब क्या है। तो 4 स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ऐसे ही पिछली रेशियो में क्या था? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। व्हाट दिस रेशियो सिग्निफाइज? टोटल एसेट्स अपॉन डेट, बोलो। If total asset to debt ratio is 4:1, that signifies, बोलो क्या सिग्निफाई कर रही है रेशियो? The total assets are 4 times of the debt. If 4 is the total asset, if rupee 4 is the total assets, then out of this 1 rupee is of the debt. 4 रुपए में 1 रुपया डेट का लगा हुआ है, उधारी वाला लगा हुआ है। 4 रुपए अगर टोटल पैसे हैं तो उसमें डेट वाले फाइनेंस कितने हैं? 1 Fund. रुपया। एक 1 रुपया डेट का पैसा लगा हुआ है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. अगर इसमें अगर ऑप्शन बनानी हो 4:1 टोटल एसेट टू डेट रेशियो मींस debt is 4 times of total asset. Is this correct? no, false. No, sir. False, sir. False? Yes, sir. Debt is 4 times of shareholders fund. Sir, false. 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 Total assets are 4 times of shareholder fund. False. 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 Total assets are 4 times Of debt. of debt. True. 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 Correct. True है. False. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे रेशियो देके आपसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है। बढ़ जाए आगे। Yes, क्वेश्चन के लिए जो बच्चे सोच रहे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, तो क्वेश्चन के लिए तो ऑलरेडी वीडियो, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? no, sir. Sir, No, sir. जैसे अगर इसी के अंदर बीच में क्वेश्चन 40th ही कर रखा है, 40th अगर देखें हम, जरा निकालो 40th क्वेश्चन क्या कहते हैं। What 40th question is saying? टोटल एसेट टू डेट रेशियो ऐसे शुरू है। पहले में टोटल एसेट दे रखा है, डेट दे रखा है, इसे डिवाइड करना है। दूसरे में फिर दोबारा आपको छांटने हैं कौन से टोटल एसेट्स है, कौन से डेट्स हैं। और 40th जो हमने भी कर रखा है, अगर उसकी हम बातें करें, प्रोप्राइटरी रेशियो बेस्ड है वो। फाइंड आउट द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है बच्चों? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट इन Total assets. 100. तो बताओ शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूला में इक्विटी आती है? Yes. Yes. sir. रेफरेंस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. रिजर्व्स, Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. डिवेंचर्स, No, sir. No, No, sir. sir. क्रेडिटर्स, No, sir. No, No, sir. sir. फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। No, आएगा sir. सर। Yes, No, sir. sir. शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस कैपिटल आएगी, रिजर्व आएगा, लॉसेस माइनस होंगे। तो ये तीनों प्लस होंगे, लॉसेस कोई है नहीं तो माइनस वाले नहीं है, तीनों प्लस कर दो। टोटल एसेट के लिए फिक्स एसेट आ जाएंगे, करंट एसेट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, Investments. ये तीनों जोड़ देंगे नीचे वाले और सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा क्लास सबसे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ये हमने वही जो पिछली क्लास में समझाया था, एक बच्चे ने पूछा था, आई थिंक लक्ष्य ने पूछा था शायद। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट बिफोर वर्ड का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब बिना घटाए, बिना घटाए का मतलब ये तीनों जुड़े हुए हैं इस फिगर में। बिफोर का मतलब ये तीनों इसमें जुड़े हुए हैं। आफ्टर जैसे जैसे होते जाएंगे वो घटी हुई है। अगर आफ्टर पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला, डिपेंडिंग है क्या बोला गया। अगर बोल दिया आफ्टर डिविडेंड तो भाई साहब ये पहले वाले भी घटे हुए, सीक्वेंस नहीं हिलता। आफ्टर डिविडेंड का मतलब ये नहीं खाली डिविडेंड माइनस है। आफ्टर डिविडेंड बोल दिया अगर तो ये दोनों ही माइनस हो गए। आफ्टर टैक्स बोल दिया तो दूसरे नंबर का बोला तो पहला माइनस है। अगर जिंदगी में कोई बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर आफ्टर टैक्स लिखा है ना, सर इंटरेस्ट थोड़ी लिखा है जो माइनस हो गया हो, तो उसने पढ़ाइयां नहीं करेंगे। उसके लिए दीदी भैया और मैं बराबर ही था। आफ्टर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट भी माइनस है और टैक्स भी माइनस है। ये बात क्या हमारी क्लास में सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ड का मतलब खाली टैक्स नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी माइनस है, क्योंकि टैक्स दूसरे नंबर की आइटम है। और आफ्टर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट पहले ही माइनस हो चुका है। क्लियर है सबको? yes. अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं और मैं तिलक नगर पार कर गया, सुभाष नगर, टैगोर गार्डन, रजौरी आगे, और मैं पटेल नगर खड़ा हूं और मैं पूछ रहा हूँ पटेल नगर हूँ, आप ये नहीं पूछोगे कि टैगोर गार्डन पार कर लिया क्या? ऑब्वियस सी बात है पार कर लिया है, क्योंकि मैं पटेल नगर खड़ा हूँ। मैंने आपको बोला रजौरी गार्डन पार कर लिया है, इसका मतलब, और मैं पटेल नगर खड़ा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मोती नगर भी पार कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पटेल नगर खड़ा हूँ। क्लियर है क्लास? Yes, sir. जब कोई आपको घर में कहता है पटेल नगर तक पहुंच गया हूं, तो आप अगर आगे से क्वेश्चन करते हो रजौरी पार कर लिया, तो आपको कहते पागल है क्या, बोलते रहो पटेल नगर पहुंच गया। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes. ऐसी अकाउंटिंग में अगर मैं बोलूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आप बोलोगे कि इंटरेस्ट माइनस है क्या, तो फिर मैं आपको बोल दूंगा वही वाली बात। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका मतलब क्या है? After interest. After Interest. interest. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे बिफोर लगाया मैंने, इधर यहां पे बिफोर लगाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यानी Sir, उसमें टैक्स माइनस नहीं हुआ अभी और डिविडेंड माइनस नहीं हुआ उसमें। अगर मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यहां पे बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका मतलब उसमें क्या माइनस नहीं हुआ? Interest, tax and dividend. तीनों माइनस नहीं हुआ। सर कुछ भी माइनस नहीं। यानी आप कह सकते हैं सर बिफोर ऐसे चलता है और आफ्टर ऐसे चलता है, आप ऐसा कह सकते हैं। कई बच्चे ऐसा अपने आप इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सर आफ्टर मतलब आगे की तरफ चलेगा, जहां जहां चला गया वो पीछे वाला माइनस होता गया, और बिफोर उल्टा चल रहा है, जिसका बिफोर दे रखा मतलब वो माइनस नहीं हुआ। क्लियर है सबको? Yes, 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 sir. sir. फटाफट से बताएंगे बिफोर टैक्स। after interest. आफ्टर Interest. इंटरेस्ट। नहीं, ये बताओ क्या क्या माइनस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? Interest. Tax और Interest. dividend. Interest minus हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट माइनस If हुआ। इंटरेस्ट माइनस हो गया, और क्या माइनस नहीं हुआ? Tax and Tax dividend. And टैक्स एंड dividend. डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, Sir, interest और tax Tax इंटरेस्ट एंड and टैक्स dividend. डिडक्ट नहीं minus हुआ। नहीं हुआ. चुके हैं। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो गया, डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, Sir, कुछ कुछ भी भी minus कुछ नहीं भी डिडक्ट minus हुआ। नहीं हुआ। ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, Interest minus सर हो गया. Interest minus हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो minus गया। हुआ, टैक्स और डिविडेंड नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, खाली इंटरेस्ट माइनस हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट interest और टैक्स tax माइनस minus हो गया, dividend minus डिविडेंड नहीं नहीं हुआ. हुआ। इंटरेस्ट टैक्स माइनस हो गया, डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, Sir, सब तीनों कुछ minus हो गया, minus हो retain गया। earnings. तो माइनस हो गया. सब कुछ माइनस हो गया। उसे रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स बोल देते हैं। ये है वो प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस सर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस पे निकलती थी
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, जिसे हम शॉर्ट में पीबीआईटी बोल देते थे। अगर कोई जिंदगी में पीबीआईटी पूरा नहीं बोल रहा क्वेश्चन और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोल रहा है, आप समझ जाएं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपने आप में सफिशिएंट वर्ड है। उसने बिफोर इंटरेस्ट बोल दिया। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब ऑब्वियस है बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिविडेंड भी है। एक वर्ड अपने आप में काफी है। हमने बहुत प्रैक्टिस पहले भी कराई, आज भी करा दी, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद फिर भूल जाते हैं। क्लियर? Yes, Yes, Yes. मैम। फिर क्वेश्चन आता है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था सर। सर इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों जोड़ेंगे? खाली टैक्स ही जोड़ो ना पीबीटी आने के लिए, पीबीआई आने के लिए सर खाली टैक्स ही जोड़ दो ना। आफ्टर टैक्स है ना, खाली टैक्स जोड़ दो। आफ्टर टैक्स वर्ड दे दिया, आफ्टर टैक्स यूं चल रहा है वो। आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस है, टैक्स माइनस और टैक्स से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है। आप कह रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, मैंने कहा 11th पास कर लिया आपने? आपने कहा ये पागल है लगता बंदा। मैं कहा 9th भी पास कर लिया आपने? अरे तो पक्का ही पागल है, ऊपर इसका पेज छिला हुआ है। जब आपने मुझे बोला 12th में हूँ जी मैं, तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने 9th 10th 11th पास कर ली। वो ऑब्वियस है आपने 9th 10th 11th पास कर ली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बहुत अच्छे से? यस सर। Yes, yes, sir. sir. बोलोगे तो नहीं? No, sir. कब sir. तक? कब तक नहीं भूलोगे? ये नहीं बोल रहे आगे, कह रहे ये वादे नहीं करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सीओजीएस एक और तरीके से भी निकल जाता है, सेल में से जीपी माइनस कर दो। सेल को आरएफओ बोलते हैं, नेट सेल बोलते हैं। टर्नओवर वर्ड भी यूज कर लेते हैं। आरएफओ बोला हो, टर्नओवर बोला हो, खाली सेल बोला हो तो वो नेट सेल है। नेट सेल का मतलब रिटर्न माइनस है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, ये वाली sir. रेशियो सबको क्लियर है? ये रेशियो जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब हम उतना अच्छे से अपने स्टॉक को यूटिलाइज कर रहे हैं, उतना फास्ट मूविंग आइटम है हमारी। इफ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हाई, इट मींस योर सेल इज वेरी फास्ट। आता है माल बेचते हो, आता है माल बेचते हो, आता है माल बेचते हो, तो बहुत तेज है आपकी सेल, जो इन्वेंट्री की मूवमेंट है। क्वेश्चन के डाउट आप ग्रुप पे भेज देंगे, वीडियो से आपने पहले ही देखा हुआ है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज, डेटर कहां से पैदा होते हैं? उधार पे जब माल बेचते हो, और इसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टीआर भी बोलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और जब आपने एवरेज रिसीवेबल निकालना है तो उसमें ध्यान रखना है आपने ओपनिंग बीआर ओपनिंग डेटर दोनों जुड़ेंगे, प्लस क्लोजिंग बीआर क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग की अगर एक आइटम है और एक क्लोजिंग की, चाहे कोई भी हो, तो एवरेज होगी। अगर दोनों ही किसी एक साइड की हुई तो एवरेज नहीं होगी। ये बात हमने बताई हुई है आपको। क्या याद थी अभी आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दो sir. ओपनिंग की आइटम होती हैं, दो क्लोजिंग की होती हैं। अगर दो में से एक ओपनिंग की है, दो क्लोजिंग की है, तब भी डिवाइड बाय 2 होगा। दो ओपनिंग की है, एक क्लोजिंग के, तब भी डिवाइड बाय 2 होगा। दोनों एक एक है, तब भी डिवाइड बाय 2 होगा। दोनों दो दो है, तब भी डिवाइड बाय 2 होगा। कब नहीं होगा? जब 0 + 1 हो, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। जब 0 + 2 हो, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। जब 2 + 0 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। 1 + 0 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। यानी इन एक लाइन में किसी भी एक तरफ की ओपनिंग की या क्लोजिंग की एक भी आइटम नहीं है तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, एवरेज नहीं की जाएगी, सिर्फ जोड़ा जाएगा। क्लियर है? यस सर। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. If total sale is given and credit sale cannot be calculated, तो टोटल सेल को ही आप क्रेडिट मान लोगे।
ये वाली बात क्लियर? Yes, sir. इसके लिए क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट है ही नहीं, निकल भी नहीं सकती, तो आप टोटल कोई क्रेडिट मान लोगे। टीपीटीआर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, एग्जैक्ट उसकी उल्टी। वहां क्रेडिट सेल था, यहाँ क्रेडिट परचेज है। वहां एवरेज रिसीवेबल था, यहाँ एवरेज पेबल था। और क्रेडिट परचेजेस मतलब नेट क्रेडिट परचेजेस, यानी रिटर्न माइनस होनी है। वहां पे भी क्रेडिट सेल का मतलब नेट क्रेडिट सेल, रिटर्न माइनस होनी है। और अगर टोटल से निकाल रहे हो तो कैश वाली भी माइनस होनी है। सब कुछ सेम, बस वहां रिसीवेबल था, यहाँ पेबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगला ये क्या लिखा, इफ नेट परचेज आर गिवन इट मींस परचेज रिटर्न इज ऑलरेडी डिडक्टेड। If net purchases are given along with cash purchases, then cash purchases will be deducted from net purchases. If purchases are given and nothing is mentioned, this will be treated as credit purchase. ये आपको क्लैरिफिकेटरी नोट लिखवा दिए ताकि आप कहीं फंसो ना। डेट कलेक्शन पीरियड और पेमेंट पीरियड जब हमने रिवीजन स्टार्ट कराई पिछली क्लास में तभी बता दिए थे, आउट ऑफ कोर्स है लेकिन हमने कराया हुआ है, दोबारा कराए थे। कैसे निकलता है, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 12, अगर मंथ्स में निकाल रहे हो, डेज में निकालते हो 365, और इसका रिवर्सल डीटीआर बनती है, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो 12/365 नीचे लेके डिवाइड बाय डीटीआर, क्योंकि डीटीआर यही होती थी, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो अगर इसको नीचे ले जाऊंगा तो डीटीआर ही बन जाएगी डिनोमिनेटर में जाके। ऐसी डेट पेमेंट पीरियड एवरेज पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 12 या 365, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल सीटीआर बन जाएगी, तो 12/CTR। ये हमारे कोर्स में नहीं है रेशियो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है तो हमने करा दी थी। क्लियर है सबको? Yes. sir. Yes, sir. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल 11 से पढ़ते आते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमने करंट रेशियो में भी पढ़ी थी, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऊपर टर्नओवर रखा जाएगा, नीचे वर्किंग कैपिटल रखी जाएगी। तो टर्नओवर यानी सेल्स यानी आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वेरी इजी टू कैलकुलेट, फ्री के मार्क्स अगर आ जाए तो। सर अगर उसके आरएफ बाद नहीं दे, हाँ जी, सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आरएफ नहीं दे रखी होगी तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अगर कुछ तो दे रखा होगा, सीओजीएस दे रखी होगी, उसी को मान लेना। अब वो कुछ भी नहीं दे रखा फिर निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको नहीं दे रखा तो सीओजीएस को आरएफओ मान लो। कहीं पे भी आपका सेल नहीं है और सीओजीएस है तो आप उसी से निकाल के आ जाओगे, छोड़ के नहीं आओगे, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है ओके जी। सर। जीपी रेशो, जीपी रेशो कैसे निकलती है बच्चों, जिन जिनको याद है बोलो जरा। जीपी अपॉन जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उनके नीचे नेट सेल्स आता है, यानी आरएफओ आता है, और आरएफओ का मतलब होता है नेट सेल्स। जितनी भी एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड एक में आता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बस, बाकी सब में आरएफओ आएगा। तो जीपी रेशियो क्या बनेगी, जीपी अपॉन आरएफओ। एनपी रेशियो बनेगी एनपी अपॉन आरएफओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है जिसे हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। और लास्ट में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। सबका डिनोमिनेटर आरएफओ है, सारी परसेंटेज में निकलती है। तो जो रेशियो निकाल रहे बस वो ऊपर रखनी है, इसको याद करना सबसे आसान है। चारों याद होगी सबको? Yes, sir. ये वाली चारों जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सबको याद है? Yes, sir. अब एक अलग होती है, वो है आरओआई। आरओआई का डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और न्यूमरेटर वो होता है जो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में किया था। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ऊपर होता है बोलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसे आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी नेट प्रॉफिट था। दोबारा बोलो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था। यस, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है सर।
पीबीआईटी कहते हैं उसको शॉर्ट में। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे उसमें, तब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगी। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कहीं पे चार्ट बनाया होगा आपके लिए। शायद सेव नहीं हुआ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे पहुंचते हैं? ये एक दिन चार्ट समझाया था मैंने, कहा अगर ये समझ आ जाता है तो आपको कुछ रटना नहीं है। जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जीपी में अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर है तो ऐड करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये नीचे जाएगा, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, एनपी आ जाएगा। तो फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम इफ एनी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एनपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर एनपी जीपी से निकालना है तो जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपका एनपी आ जाएगा जीपी से। और ये 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत आसान हो जाती है निकालनी अगर आपको ये टेबल आती है। बोलो बच्चों, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो बोलो बच्चों कैसे निकलती है? बोल गया बच्चों में, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बोलो सर। ऑपरेटिंग इनकम, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, Net profit upon RFO into 100. जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। जीपी कैसे निकलता है? RFO minus COGS. आरएफओ माइनस सीओजीएस, बहुत बढ़िया। एनपी रेशियो, एनपी बाय upon RFO into 100. 100. एनपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अपॉन Operating of profit RFO into 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, Operating cost upon RFO into 100. क्लियर है सबको? Yes. और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS plus operating expense. Plus operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या लॉस बाय फायर आएगा? No, sir. नो सर, लॉस बाय थेफ्ट नो सर। नो सर, Sir. क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि वो ऑपरेटिंग क्योंकि नहीं वो है। बिजनेस का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा इसलिए। बहुत बढ़िया। तो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा वो, ठीक है जी। और अच्छा, चैरिटी आएगा? चैरिटी में डोनेशन, जो डोनेशन दे दी चैरिटी के लिए, चैरिटी या No. डोनेशन आएगा? No, sir. No, No, sir. वो नहीं sir. आएगा। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा? यस सर। यस सर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यस सर। नहीं आएगा सर। सर आएगा ना? सर आएगा। नहीं आएगा सर। इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, बैंक से इंटरेस्ट पे लोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट आएगा? यस आएगा सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यस सर। नहीं आएगा। सर कैसे? नॉन ऑपरेटिंग होता है इंटरेस्ट भी।
और जो लॉस बाय फायर है वो भी नहीं आएगा, लॉस बाय थेफ्ट भी नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंडिंग लेना नहीं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऑपरेटिंग ही आएंगे, उसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आएंगे। क्लियर है? तो रेशो वाली बुक मेरे पास है नहीं, हमारे को बुक में भी दिखाया था सारी चीजें। ठीक है, आज का होमवर्क है आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपने अपने टीएस ग्रेवाल में बुक ढूंढनी है, और आज का होमवर्क है इसके 5 एग्जाम्पल लिख के बैठने हैं। 5 एग्जाम्पल मुझे इसके चाहिए, आपको ने चीटिंग करके ढूंढना है। ठीक है, कर लोगे? यस सर नेक्स्ट क्लास अब मंडे को लो। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी आपने 5 एग्जाम्पल ढूंढने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। कल आपके पास से पेपर आ जाएगा, ईमानदारी से देना, टेस्ट का आंसर आ जाएगा 1 घंटे बाद। शायद मैं क्लास ऑन करूं या ना करूं, क्योंकि कल आज में मैरिज थी तो मैंने वाइफ को भेज दिया, बच्चों को भेज दिया है, मैं आपके लिए नहीं गया हूँ। छोटा सा फंक्शन था, मैरिज वैसे कल की है, लेकिन आज के लिए भी फंक्शन था, क्योंकि मैरिज में 4-5 होते हैं, तो मैं कल रात भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, लेकिन कल मैं जाऊंगा, नहीं तो लोग समझेंगे मेरे में बहुत एटीट्यूड है। ठीक है? यस सर, ओके। और मैं एंजॉय भी करना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं भी चाहता हूँ कि एंजॉय कर लूँ थोड़ा सा, रोज पढ़ा रहे हैं तो कल मैं भी एंजॉय करूंगा। बोलो 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 कैसा? चलो, रेशियो चैप्टर हो गया है, शेयर कैपिटल हो गया है, गुडविल की शॉर्ट डाल दी, फास्ट ट्रैक वाली, और सर फंडामेंटल की चेंजिंग बच्ची पीएसआर की डाल दी। फंडामेंटल बीच में रुका हुआ था, उसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे वहीं से जहां से रुका हुआ था। ठीक है जी, तो मंडे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय और वेडनेसडे सेमिनार। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। सेमिनार में